फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, जो हम पढ़ चुके थे मतलब पहले से पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह, उसके न्यूमेरिकल्स और साथ साथ उसके डेरिवेशंस। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको कुछ वर्ड्स की तरह बताए थे, कितना परसेंटेज एक क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्व करके रखा है, उसके लिए कितना परसेंटेज निकलेगा। उसी तरह आज हम उसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि अलग अलग यूनिट साइज के लिए अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जा सकता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका प्रिमिटिव से, विच इज़ योर सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। स्टार्ट करते हैं उससे सॉल्व करना कि जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एटम्स का जो आपका अरेंजमेंट होता है वो कितना पैकिंग एफिशिएंसी बनाता है, मतलब जो जगह है वो कितना घेर रहा है एक यूनिट सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना न्यूमेरिकली। फर्स्ट आपको क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास एक, हमारे पास क्या था, एक हमारे पास क्या था, क्यूब था ना। अब ये क्यूब आपका क्या बना था, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल आपका, जब हम एटम्स का कंट्रीब्यूशन देख रहे थे तब कॉर्नर्स में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं ना एक क्यूब में, उसमें क्या हो जा रहे थे, शेयर। अब ये इस तरह से शेयर हो रहे थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इस तरह से शेयर हो रहे थे कि मानो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जैसे हमने देखा था कि बीच में जो एटम रहता है वो पूरा इक्वल साइज का रहता है, जिसके वजह से जो आपके कॉर्नर्स के एटम रहते हैं वो मतलब स्पेस दे देते हैं अपने आप को। पर यहाँ पर जब एटम बीच में एक प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो टोटल आपका एटम्स है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई आपका गैप नहीं है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब हम जब किसी भी एक साइड का जब दो एटम्स का सम देखेंगे तब वो बिल्कुल मानो एक एटम की तरह दिखेगा, ऐसे समझ के रखिए। तो आपका जब 8 एटम्स एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, शेयर होते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि प्रिमिटिव कहा गया था ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एंड प्रिमिटिव इज़ द फर्स्ट बेसिक मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर एवरी यूनिट सेल सम ना। तो प्रिमिटिव के लिए आपका क्या था, 8 एटम्स था, उसके साथ वो कंट्रीब्यूट हो रहे थे टोटल 8 कॉर्नर्स के साथ, मतलब 8 एटम्स, मतलब 8 एटम्स आपके क्या होंगे, 1/8 पार्ट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल कंट्रीब्यूट होंगे, पूरा मिला के एक एटम आपको गिवन करेंगे। मतलब एक एक कॉर्नर में अगर हम देखें तो टोटल 1 एटम का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। यही आपको बताता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इससे हमको क्या मदद मिलेंगी, हर एक यूनिट सेल का जो प्रॉपर जो हम निकाल रहे थे प्रिमिटिव प्लस द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसका निकालने का तरीका फॉर दैट पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा, तो हम जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में क्या है, जो कॉर्नर्स में एटम्स हैं वो बिल्कुल इक्वली शेयर है। अब यहाँ पर शेयरिंग होने के लिए दोनों एटम्स के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर होंगी, फ्रॉम दिस रेडाई टू दिस रेडाई। तो मतलब ये बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच को कैलकुलेट करके, सम कैलकुलेट करके निकलेगा। ठीक है, मान लो कि ये मैंने आपको एक स्फीयर दिया, एटम दिया, साथ साथ इसके साथ चिपका हुआ एक और स्फीयर एटम दिया। अब ये एक्चुअल में दिख कैसे रहा है, पर है ऐसे, है ना। ये दोनों, ये जो ऑटो एटम्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और वो दिख ऐसे रहे हैं कि मानो एक क्यूब हो, समझ रहे हो। अच्छा, अब ये स्फीयर में आपको कैसे दिख रहा है, जो आपको क्यूब का लाइन दिख रहा होगा, स्टार्टिंग लाइन ये वाला लाइन, ये आपको कैसे दिख रहा होगा, ऐसे, है ना। और अंत कहाँ हो रहा है, अगेन एक और स्फीयर के सेंटर पर ही, है ना। तो मतलब टोटल जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तब ये, अगर मान लो कि हमारे पास डायमीटर हुआ, एक डायमीटर कितना होता है, 2r, और सेकंड स्फीयर का भी एटम कितना डायमीटर कितना होता है, 2r। तो मतलब अगर हमारे पास दोनों के सेंटर से आर मेजरमेंट से अगर हमारे पास लाइन जॉइन हो रहा है, तो हमारे पास जो टोटल सम आ रहा है फॉर दिस क्यूबिक स्फीयर, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2r, है ना।
मतलब हमारे पास टोटल एक मतलब एटम के साइड को अगर हम देखें, मतलब दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को देखें, नेबरिंग डिस्टेंस को, विच इज़ इक्वल्स टू 2r, विच इज़ इक्वल्स टू 2r। और ये क्या है, a है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्यूब का जो साइड होता है वो डिनोट किया जाता है a से, विच इज़ h लेंथ ऑल्सो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि दो एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स 2r डिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू द डिनोटेशन ऑफ a। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू कितना निकल गया, 2r, फाइंड करके कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है 2r। अब हमारे पास बताया गया है कि व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल विच हैज़ नो एटम, एक्स्ट्रा एटम। ठीक है, ओनली प्रिमिटिव एरिया। सो इसके लिए हम जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं लिखना, फॉर फाइंडिंग द पैकिंग एफिशिएंसी देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, वॉल्यूम की, क्योंकि हमें पता है कि एक सॉलिड में, एक क्रिस्टल में होता है वॉल्यूम, है ना, मतलब कितना मास वॉल्यूम, मैंने आपको पहले क्लियर करके रखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम से हमको मदद मिलेगी कि कितना ज़्यादा एटम्स का जगह है वो घेर कर रखा है। सो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन एटम कंटेंस एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम डिस्टेंस कंटेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब एक एटम का अगर हम वॉल्यूम देखें उसको तो हर जगह लेना ही पड़ेगा, और वही एटम हमको मदद करेगा, वही एटम हमको मदद करेगा कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल में एटम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम इन दैट टाइप ऑफ नेबरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स निकालने में। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ किस तरह से इसको थियोरेटिकली प्रूव किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो आपके एटम्स के बीच में डिस्टेंस रहता है 2r विच इज़ इक्वल्स टू a। तो अगर दो एटम्स के बीच में a है, अगर दो एटम्स के बीच में a है, तो जाहिर सी बात है जो आपका वॉल्यूम ऑफ h लेंथ निकलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, और इसको यूनिट सेल भी बोलते हैं, वो कितना होगा, a क्यूब, और यहाँ पर a इज इक्वल्स टू कितना है, 2r। सो 2r का हो जाएगा क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से निकला। पर हमको निकालना एक और चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी बोलते हैं इसको, एज इट इज़ अ 3 डायमेंशन, सो वी हैव टू कंसिडर द डायमेंशन, और हम बोल सकते हैं कि शेप इज इक्वल्स टू स्फीयर। सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और जिसके थ्रू आउट हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल। मतलब अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस निकलेगा, और वही वॉल्यूम में आपका कितना ज़्यादा एटम्स कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि फॉर प्रिमिटिव एक ही एटम कंसिडर करते हैं, कंटेन करते हैं एक यूनिट सेल में, तो मतलब इसके साथ हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आ जाएगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो मैं इसको मिटा के मैथमेटिकली आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैथमेटिकली इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो निकाला जाता है। सो फॉर फाइंडिंग द पैकिंग एफिशिएंसी वी हैव टू कंसिडर द पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज। सो परसेंटेज में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, परसेंटेज में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला निकालना पड़ता है। पहले तो हमको फॉर पैकिंग एफिशिएंसी एक फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम इनटू 100। क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए, सो 100 के साथ इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन था 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल अगर ए क्यूब था वेयर ए इज इक्वल्स टू 2r था, सो 2r का क्यूब विल बी 8r क्यूब। सिंपल। सो हमको जैसे फॉर्मूला में दिया हुआ है वैसे ही हम रख देते हैं उसको उठा के। सो हमारे पास कैसे था हमारे पास, मैं इसको मिटा दूँ क्या, मिटा देती हूँ। तो समझ में आ गया किस वाले यूनिट सेल की बात कर रही हूँ। सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब इंटू 100। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8r क्यूब, नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकेट होके 8r क्यूब इंटू 100, मतलब टोटल इसके साथ ऊपर में न्यूमरेटर में 100 ही रहेगा। अब 4 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, बता देती हूँ मैं। 4 2 से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100 करूँ तो हमारे पास टोटल आएगा 314/6 इंटू 6 ना, क्योंकि 3 इंटू 2 है तो इज इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास 314/6 आएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास जो आंसर आता है ना 52.3 डैश आ जाता है, मतलब जो बार होता है ना वो कंसिडर हो जाता है, मतलब 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग जाता है। पर हमको इस चीज़ से बचने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, विच इज़ पाई का वैल्यू हमें पता है कि और जितना मन चाहे उतना हम ले सकते हैं। अगर हम एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे पाई का वैल्यू मैंने 3.14 रखा था और इंटू 100 के साथ उसको कट कर दिया था। इस बार हम वैसे नहीं करेंगे, इस बार हम पाई का वैल्यू 3.1415 रखेंगे, क्योंकि और ज़्यादा हो सकता है इससे। अब हम क्या करेंगे, इंटू अगर 100 था हमारे पास और नीचे अगर पॉइंट को हटा के इतना रख दे और अगर 100 को कट करें तो हमारे पास टोटल आपके पास इतना आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे और बाद में हमको जो सही, जो आपको बिल्कुल जो क्या बोल सकते हैं प्रॉपर आंसर चाहिए वो कितना आ जाएगा, 52.36 या फिर 358 ऐसा आता है तो मैं 36 लिख दिया। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 52.4% ही लिखते हैं और 52% इज़ द एक्यूरेट आंसर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपका फर्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर आ गया, मतलब मैथमेटिकली प्रूफ आ गया। साथ साथ आपको स्ट्रक्चर को भी शो करना है किस तरह से हमने 2r निकाला। फाइन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का न्यूमेरिकल प्रूफ करना। ओके, तो मैं मिटा दूँ इसको, आपने लिख लिया, गुड। ओके, ओके, फॉर फाइंडिंग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल का हो गया। अब हम किसके में चले गए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। देखिए, फॉर फाइंडिंग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगेन एक स्ट्रक्चर बना के आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये वाला आपका क्या है, एक यूनिट सेल है। क्या है, एक यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में क्या है, आपके कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही, साथ साथ एक सेंटर पर भी छोटा सा एटम प्रेजेंट होता है, और वही एटम छोटा सा नहीं, आई एम सॉरी, इक्वल होता है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये शायद जो एटम्स का, जो कॉर्नर्स के एटम्स के बीच का जो वॉइड बनता है, एक गड्ढा बनता है, उसके अंदर शायद वो जो एटम है बॉडी सेंटर्ड का, जो एक पर्टिकुलर बीच का एटम है वो शायद बनता, प्रोड्यूस होता है। ऐसी बात नहीं है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर का जो बीच का सेंटर एटम रहता है ना, वन एटम, वो कंसिडर होता है इक्वल टू द साइज ऑफ द कॉर्नर एटम्स। मतलब जो आपके कॉर्नर्स के एटम्स रहते हैं ना, उनके बिल्कुल इक्वल रहता है। मतलब जो कॉर्नर्स के एटम रहेंगे ना, उसके साइज़ के अगर इक्वल आपका बीच का जो एटम हम रखें, कंसिडर करें, तो आपका क्या होगा कि जो यहाँ पर गैप होगा ना तो बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ पर आपको प्रिमिटिव में गैप नहीं मिल रहा था, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ टचिंग में थे, पर इस बार दोनों के साथ टच नहीं हो पाएंगे, दोनों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक आपने ऐसा एटम को घुसा दिया जो एटम्स दोनों के बीच में क्या कर रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। तो ये एटम आपको मदद करेगा,
बॉडी सेंटर्ड का बीच का सेंटर एटम आपको ये मदद करेगा कि आपका जो प्रिमिटिव का जो कॉर्नर एटम है वो एक डिस्टेंस बनाए जिसके थ्रू आउट आपको एक डायगोनल प्रोवाइड हो। डायगोनल में आपको बॉडी सेंटर्ड में डायगोनल देखने को मिलेगा और ये डायगोनल आपको मदद करेगा टू फाइंड आउट इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसलिए डायगोनल की ज़रूरत पड़ती है। और ये आपको मैं बॉडी सेंटर्ड का बता दी। फेस सेंटर्ड में वही सेम चीज़, आपको फेस डायगोनल देखना पड़ता है, बॉडी सेंटर्ड में आपको बॉडी डायगोनल देखना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको समझना मैथमेटिकली। सॉरी, ओके। सो ये आपका क्या है, जो साइड में हम कॉर्नर्स में एटम दे रहे थे प्रिमिटिव वो तो है ही, साथ साथ ये भी आपका जो बॉडी सेंटर्ड का है वो डायगोनल में है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसको मैथमेटिकली डिराइव करना। मिटा दो इसको, आप तो जानते हैं ये वाला पढ़ चुके हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करना। देखिए, आपके पास जो बॉडी डायगोनल होता है ना वो दिखता है कुछ इस तरह से है। जो बॉडी डायगोनल होता है वो दिखता है आपका इस तरह है, मतलब बीच में जो आपका ये वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स आपका बीच में दिखा रहा है। मतलब मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के बीच में आपने एक एटम को रखा है। अब वो बीच में आपने रखा नहीं है, मान लो कि उस बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच वो एटम हवा में है। ठीक है, अब ये वाला एटम आपको मदद करेगा एक डायगोनल प्रोवाइड करने में। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको यहाँ पर एक डायगोनल बनाने को कहा, और ये वाला डायगोनल बनाने से पहले हमको एक फेस डायगोनल दिखता है। कहाँ दिखता है, देखिए मान लीजिए कि अगर मैं इसको पीछे से बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा समझने में, एज्यूम करने में दिक्कत होगा, तो मैं आपको यहाँ से एक डायगोनल बना के दिखाती हूँ कि फेस डायगोनल के थ्रू हमारा जो बॉडी डायगोनल का जो थ्योरम है वो किस तरह निकल जाता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक फेस है, मैं आपको शो करके दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एक फेस है, ये एक फेस है ना, ये एक क्यूब का एक फेस आपको मैं दिखा रही हूँ। ये फेस हो गया। अब ये फेस में मान लीजिए कि मैंने एक डायगोनल बनाया, ये वाला फेस में मैंने एक मान लो डायगोनल बनाया। ये डायगोनल मैंने क्यों बनाया, टू फाइंड आउट द बॉडी डायगोनल, सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक डायगोनल बनाया कुछ इस तरह। फेस डायगोनल कैसे बनता है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर लाइन सेगमेंट टचिंग, सो इट इज़ द फेस डायगोनल। सो फेस डायगोनल का वैल्यू हम बाद में अगेन जब फेस सेंटर्ड के लिए डेराइव करेंगे तो उसके लिए आपका निकल जाएगा √2a। तो मैं यहाँ पर सिंपल अभी के लिए लिख देती हूँ √2a आपका एक जो फेस डायगोनल का मेजरमेंट रहता है वो रहता है। ठीक है, अगेन फेस डायगोनल का मतलब ये मत समझिएगा कि आपके फेस में एटम प्रेजेंट है। फेस डायगोनल का ये मतलब है कि आपका, क्योंकि देखिए जब आपका बॉडी सेंटर्ड का जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है ना तब 8 निकलता है। 8 में आपका जो कटिंग पॉइंट्स रहते हैं ना, टोटल 8 में जो आपके कटिंग पॉइंट्स रहते हैं टोटल 8 एटम्स के साथ चिपके हुए दिखते हैं, तब आपका जो एक साइड जो दिखता है ना वो मानो एक फेस से कट होता हुआ बॉडी तक जाता है। इसीलिए एक फेस को कट करना इज़ नेसेसरी। ओके, मैंने यहाँ पर किसी अलग मोटिव से फेस को कट नहीं किया है, फेस कट होता हुआ ही जाएगा बॉडी डायगोनल में जब टच होगा, मतलब बॉडी डायगोनल के लिए फेस डायगोनल होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर फेस डायगोनल बनाया है। फेस डायगोनल बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पर फेस डायगोनल बनना ज़रूरी है व्हेन वी हैव अ बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पर फेस डायगोनल बनता हुआ जब एक बॉडी डायगोनल जाएगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर मैंने एक बॉडी डायगोनल का ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये बॉडी डायगोनल तो आपको समझ में आ गया, मतलब ये जो आपको एटम दिखेगा ना ये ऐसे दिखेगा कि बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट हो। अब ये वाला बॉडी डायगोनल आपको मदद करेगा फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर आपको एक लेंथ दिख रहा होगा। देखिए बॉडी डायगोनल का जो ये लेंथ है ना, ये फाइंड करने के लिए हमको किसी भी दो साइड्स के, क्योंकि आप देखिए बॉडी डायगोनल एक आपका ऐसा शेप में बनता है जो है एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव, है ना। मतलब देखिए एक यहाँ पर आपको बेस दिख रहा होगा, एक आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, हाइट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर टोटल आपको एक ऐसा कंसेप्ट दिखेगा जिससे हमको a² + b² = c² का एंगल जो हमने थ्योरम पढ़ रखा है वो प्रूफ हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको दो मतलब किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल, अगर आपको एंगल्स के लाइन अगर आपको पता हो तो आपको जो एक अलग एक्स्ट्रा जो एंगल दिया जाता है, मतलब थर्ड एंगल का जो थर्ड लेंथ का जो आपका साइड होता है वो इजीली निकल जाता है। मतलब अगर आपके पास एक क्यूब है,
एक क्यूब का हमारे पास एक साइड कितना होगा ए, और ये वाला जो हमारे पास एक जो फेस डायगोनल का एक साइड बना वो आपके पास गिवन मैंने कितना रखा है √2a, और ये √2a के साथ ये वाला जो बॉडी डायगोनल है वो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए बॉडी डायगोनल बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा कि √3a होता है, अब किस तरह होता है ये प्रूव करना है बस, और कुछ नहीं है। अब ये वाला बॉडी डायगोनल में आपका लेंथ कितना है, मान लो कि मैंने इसमें एक बॉडी डायगोनल का लेंथ मान लिया d, ठीक है। अब इस d को हम फाइंड करेंगे, तो जिसको फाइंड करना है उसको हम स्क्वायर में इज इक्वल्स रख देते हैं, और साथ साथ √2a² प्लस a², ये वाला फॉर्मूला है ना, a² प्लस b² इज इक्वल्स टू c²। अब इससे हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, d² इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a² प्लस a² इज इक्वल्स टू 3a²। अब अगर हम d को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3a आएगा। सो इट इज़ योर बॉडी डायगोनल, इट इज़ योर बॉडी डायगोनल। सो बॉडी डायगोनल का हमारे पास वैल्यू कितना है √3। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3a। अब √3a आपको मदद करेगा फाइंड करने में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जब एटम्स का जो टचिंग है वो अगर मैं पूछूँ तो कितना होगा एक बॉडी डायगोनल में, देखिए बॉडी डायगोनल तो एक है जिसमें आपका एक पर्टिकुलर बॉडी का सेंटर का एटम है, पर अगर मैं आपको पूछूं कि आपके एक क्यूब में जो आपके कॉर्नर्स में एटम है वो तो एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे, पर डायगोनल में वो किस तरह टच कर रहे होंगे, डायगोनल में वो किस तरह टच कर रहे होंगे आप सोच के बताओ। देखिए अगर आप ऐसे जाओ ऐसे, और अगर मैं बोलूँ कि इस वाले साइड से आप बताओ कि बॉडी डायगोनल जो है वो कितना है ना, मतलब मान लो कि ये आपका एक साइड है, ये 1 2 3 4 मतलब टोटल अगर 4 एटम्स का वो एक बॉडी डायगोनल बना रहे हैं, तो अब देख लो कि यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, यहाँ से देखिए ऐसे, ये ऐसे आपका ये वाला जो है पार्ट वो बॉडी डायगोनल का सेंटर एटम है विच इज़ 1 एटम, और ये वाला आपका एक लास्ट एटम। जब बॉडी डायगोनल का 9 सेगमेंट काउंट होना स्टार्ट हुआ तब आपका पता चला कि यहाँ से आपका हाफ रेडियस मतलब हाफ डायमीटर कंसिडर हो रहा है, यहाँ से पूरा जा रहा है, अगेन यहाँ पर हाफ डायमीटर कंसिडर हो रहा है, यहाँ पर R है, यहाँ R है, यहाँ 2R है, टोटल कितना आ गया 4R, मतलब 4R डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस 3 एटम्स टचिंग ईच अदर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 3 एटम्स कंसिडर हो रहे हैं इज इक्वल्स टू 4R, ठीक है। आप यहाँ से अगर जाओगे, आप अगर यहाँ से जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम जा रहे हैं तो शायद यहाँ पर रुकेंगे, पर अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ तक हम बिल्कुल फेस डायगोनल को टच करते हुए जा रहे हैं, एक फेस डायगोनल को टच करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसी लाइन बताते हुए दिखाया है कि ये और ये वाला एटम आपको क्या हो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। देखिए ये बीच का एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, तीनों एक दूसरे के साथ क्या है चिपके हैं, ये वाला पार्ट नहीं बता रही हूँ मैं, ये तो बाहर का हो गया ना, ये वाला है आपका पार्ट R, ये वाला R, ये वाला 2R, मतलब ये तीनों ऐसे हैं ऐसे, ठीक है। देखिए 4 एटम्स हम कंसिडर तब करेंगे जब आपके पास ये वाला जो एटम हो उसके बीच में जो है वॉइड्स प्रेजेंट हो, पर यहाँ पर मैं कैसे बात कर रही हूँ, एक बॉडी डायगोनल की बात कर रही हूँ इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एटम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 एटम का शेप दिखाया आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसी से आपके पास 4R का जो है एटम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यही बात आपको मैं समझाना चाह रही थी कि अगर आपके पास √3a बॉडी डायगोनल है, √3a अगर बॉडी डायगोनल है, और इसी बॉडी डायगोनल के अंदर जो 3 एटम्स का जो डिस्टेंस है वो अगर 4R है, तो अगर मैं यहाँ से a निकालने की कोशिश करूँ, मतलब जो आपके पास एज लेंथ है वो निकालने की अगर कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा, a इज़ इक्वल्स टू 4R अपॉन √3, है ना। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप बता सकते हो, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, कितना हो जाएगा 4R अपॉन √3 क्या क्यूब, ठीक है। और ये आपको फर्दर मैं दिखाने वाली हूँ कैसे लिखेगा। देखिए 4R मतलब अगर मैं 4 को क्यूब करूँ
और √3 का क्यूब करूँ तो हमारे पास टोटल आने वाला है 64r³ अपॉन 3√3, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, हम फटाफट से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 πr³। इस बार बॉडी सेंटर्ड है, मतलब इनटू कितना हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में टोटल 2 एटम्स कंसिडर करते हैं। इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 2 एटम्स कंट्रीब्यूटेड पर यूनिट सेल, इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 πr³ अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 तो रहेगा इन पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूला में लिखना है। मतलब आपके पास ये वाला फर्स्ट में आता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ग्रेटर बनाना है, देखिए πr³ अपॉन में 3, है ना, इतना क्लियर। 4 2 से 8 होता है अपॉन 3 πr³ डिवाइडेड बाई दिस 64r³ अपॉन 3√3 इंटू 100, ठीक है। 8 πr³ अपॉन 3 इंटू 3√3 रेसिप्रोकेट होके 64r³ इंटू 100, अगेन 8 8 सा 64, 3 कैंसिल और r³ कैंसिल, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर π√3 अपॉन 8 आया और इंटू 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर √3 का कितना हो जाता है, 3.14 इंटू √3 का, यहाँ पर 3.14 ही लीजिएगा लिमिट, और √3 का कितना हो जाता है वैल्यू 1.732 अपॉन में 8 और इंटू 100। टोटल आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इट विल बी, कितना हो जाता है 67.9%, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 68%। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए क्या क्या किया हमने, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए A इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 निकाला, A इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 निकालने, क्योंकि हमको A ज़रूरत पड़ती है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालने के लिए, और साथ साथ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 πr³ अपॉन इंटू 2 अपॉन में 3 होता है, इंटू 2 होता है। 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 एटम्स कंसिडर होते हैं पर यूनिट सेल। इज इक्वल्स टू 4 2 = 8 πr³ अपॉन 3, ठीक है। और ये आपको डिवाइड में करना पड़ेगा, हाँ इसका क्यूब करके आंसर कितना आ जाएगा 4r अपॉन √3, मतलब 64r³, 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, और √3 का क्यूब 3√3, है ना। देखिए क्या 3√3 कैसे आया, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 √9 इज इक्वल्स टू 3, और √3 का ऐसे, इसलिए √3 विल बी द आंसर ऑफ √3 का क्यूब, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया 68% पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फाइंडिंग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप आपको समझ में आ गया पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। मतलब आपको समझ में आया कि जब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का एटम कंसिडर होता है इन अ सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तब आपका जो पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है वो 68% बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,